बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सलमान ख़ान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हमारा जो टॉपिक है वो केम्यू का स्लाइड बेसन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 2 होमोस्टासिस पार्ट 2। पार्ट 1 में जो हम होमोस्टासिस और फीडबैक मैकेनिज्म कंपोनेंट होमोस्टासिस पहले जो हिस्सा था हमने पहले पार्ट में कवर किया था। अब जो दूसरा पार्ट है वो उसमें हम जो होमोस्टासिस जो फीडबैक मैकेनिज्म का जो 2 टाइप्स है, एक है नेगेटिव फीडबैक और एक है पॉजिटिव फीडबैक, वो हम डिस्कस करेंगे जो आखिरी हिस्सा है होमोस्टासिस चैप्टर का। तो लेट्स सी नेगेटिव फीडबैक क्या चीज़ है। नेगेटिव फीडबैक होमोस्टैटिक मैकेनिज्म दैट अपोजेस आर रेजिस्टेड अ चेंज इन अ बॉडी इंटरनल कंडीशन। एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो हमेशा हमारी बॉडी में होते हैं जो बेनिफिशियल है वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो एक होमोस्टैटिक मैकेनिज्म है नेगेटिव फीडबैक दैट अपोज और रेजिस्ट अ चेंज इन अ बॉडी इंटरनल कंडीशन। इसमें क्या होगा, जो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो चेंज है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंटरनल एनवायरनमेंट में, उसको क्या करेगा नेगेटिव फीडबैक लूप, उसको अपोज करेगा, उसका अपोजिशन करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। जो चेंजेस आता है उसका अपोजिशन करेगा जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑलवेज वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस। जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उसका अपोजिशन करेगा, उसके खिलाफ काम करेगा, उसकी अपोजिशन करेगा। डिक्रीज चेंज इन अ बॉडी, जो बॉडी में जो चेंजेस आता है, जो चेंजेस बॉडी में आते हैं उसको डिक्रीज करेगा, उसको अपोजिट साइड पे ले जाएगा। निगेटिव का मतलब है अपोजिट साइड में। निगेटिव का जो मतलब है उसका है कि निगेटिव साइड में जो चेंजेस होते हैं उसको निगेटिव साइड पे ले जाएगा। ये जो निगेटिव फीडबैक है, तो ये जो है ये 2 एग्जाम्पल केम्यू की स्लाइड में दी हुई है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। जो एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक जो लूप है वो कैसा काम करते हैं। तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। जो केम्यू की स्लाइड है उसमें सिर्फ थ्योरी है, हम जो डायग्राम और कंसेप्ट को समझेंगे कि ये कैसे होता है, क्या क्या होता है इसमें। तो पहला जो है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन इन अ बॉडी, कि बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होगा। तो टेम्परेचर रेगुलेशन एमसीक्यूज में आया कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का रेगुलेशन है बॉडी में, वो किस मैकेनिज्म से होता है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। तो आते हैं कि बॉडी में जो टेम्परेचर है उसका रेगुलेशन कैसा होता है। जब पाल होता है, जब राइज हो जाता है टेम्परेचर, जब पाल होता है टेम्परेचर, तो कैसा है होमोस्टैटिक जो 37 सेंटीग्रेड है उस टेम्परेचर को बॉडी में किस तरह से लाते हैं। तो पहला जो है, जब व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, जब किसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, जब इंक्रीज हो जाए तो आप याद रखें कि जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर करता है। मतलब जब इंक्रीज हो जाता है 37 से बॉडी का टेम्परेचर, तो पहला जो काम है वो है जो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स है। वो क्या करता है, जो प्रोटीन्स है उसका डीनेचरेशन करता है, जो उसका स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो डिस्ट्रॉय करता है। जब डिस्ट्रॉय हो जाए प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो एंजाइम भी एक प्रोटीन है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाए, लॉग एंड की मॉडल फिर अप्लाई नहीं होता एंजाइम में, तो फिर हमारा जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है वो नहीं होता बॉडी में। और जब एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए तो डेथ भी अकर हो सकता है, क्योंकि जो हमारे रिस्पायरेशन है, जो और मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं होता और हमारा जो बॉडी है वो वर्क नहीं करेगा और हमारी बॉडी लीड टू डेथ। जब व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, तो फिर क्या होता है, थर्मोरिसेप्टर। मैंने आपको पहले जो लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि थर्मो जो रिसेप्टर है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। थर्मो रिसेप्टर रिसीव स्टिमुलस एंड सेंड टू ब्रेन। तो क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर जो चेंज आता है, जो स्टिमुलस आता है उनको रिसीव कर लेता है और फिर क्या करता है, सेंड टू ब्रेन। वो जो ब्रेन है इंटीग्रेटर है, पहले क्या हुआ, रिसेप्टर ने जो स्टिमुलस है उनको रिसीव किया, फिर क्या हुआ, जो ब्रेन की तरफ उन्होंने जो मैसेज सेंड किया। ब्रेन में एक पोर्शन है, एक पार्ट है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखो कि जो क्या होता है, जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है ब्रेन में वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को जब जो है
मैसेज सेंड होता है तो हाइपोथैलेमस फिर इफेक्टर को, इसी तरह इफेक्टर को एक पैगाम भेजता है, इंटीग्रेट करता है और फिर इफेक्टर को एक पैगाम भेजता है कि क्या करे। जो हमारा वेसल है, जो कैपिलरीज है, जो वेसल है और जो आर्टरीज है, उसको क्या करे, उसका वासोडाइलेशन करे। और एक ये सिर्फ वासोडाइलेशन दिया हुआ है और एक दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, स्वीटिंग के। जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है जो स्वीट ग्लैंड है वो क्या करे, वो स्टिमुलेट हो जाए। स्वीट ग्लैंड, स्वीट जो ग्लैंड होते हैं ये भी इफेक्टर है और जो मसल है वो भी इफेक्टर है। वो क्या करता है, जो हमारे ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड है, उनको मैसेज भेजता है कि स्वीट ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाए। जब स्वीटिंग स्टिमुलेट होता है तो स्वीटिंग से, स्वीटिंग का मतलब इवापोरेशन, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है उसका ऊपर इवापोरेशन हो जाता है, वो बॉडी से लॉस हो जाता है, और जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो बॉडी में रह जाता है। तो इवापोरेशन का कूलिंग, जब इवापोरेशन हो जाए तो क्या करता है, कास्ट कूलिंग, वो कूलिंग लाता है बॉडी में। तो क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन से कूलनेस पैदा हुआ। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या करता है हाइपोथैलेमस, वो वासोडाइलेशन के लिए मैसेज भेजता है। अब वासोडाइलेशन क्या है, डायलेशन ऑफ वेसल का डायलेट होना, वेसल का जो डायमीटर है वो डायलेट होना। जब वेसल डायलेट होता है तो जब वेसल डायलेट होता है, जो वेसल में बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाता है। जब बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड से बहुत ज़्यादा इवापोरेशन हो जाता है स्किन के थ्रू, स्किन के ज़रिए से बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लॉस हो जाए, हीट लॉस हो जाए बॉडी जो ब्लड है उससे, तो क्या होता है बॉडी से, जब बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट से जब हीट प्रोड्यूस हो जाए, हीट लॉस हो जाए, तो वो क्या लाता है, वो कूलनेस लाता है। जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट हम ब्लड को कहते हैं। ब्लड से क्या हो जाता है, ब्लड से हीट प्रोड्यूस हो जाता है। जो हीटनेस से जब हीट प्रोड्यूस होता है, जो ब्लड कूल हो जाता है। जब ब्लड कूल हो जाए, जो हमारे जो होमोस्टैटिक कंडीशन है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, स्वीटिंग से, वासोडाइलेशन से बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और फिर होमोस्टैटिक कंडीशन में हमारा बॉडी आ जाता है। तो नेगेटिव फीडबैक ने क्या किया, नेगेटिव फीडबैक एक मैकेनिज्म इंक्रीज हुआ, एक बॉडी कंडीशन में एक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब इंक्रीज हुआ तो फिर क्या हुआ, होमोस्टैसिस ने क्या किया, होमोस्टैसिस के थ्रू हीट डिक्रीज हुआ। इधर इंक्रीज हुआ बॉडी टेम्परेचर और इधर डिक्रीज हुआ, तो एक फैक्टर इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, तो उनको क्या करता है, उनको अपोज करता है, उनको डिक्रीज किया, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव फीडबैक। आपने इसको समझा कि एक फैक्टर इंक्रीज हुआ तो बॉडी टेम्परेचर ने उनको डिक्रीज किया, अपोजिट डायरेक्शन में ले गया, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव फीडबैक हुआ। ये तो रहा जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर का इंक्रीजनेस। अब हमारा बॉडी जब डिक्रीज हो जाए टेम्परेचर के लिहाज से, जब टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमारे बॉडी में क्या क्या जो खराबी आ जाता है। जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हम उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होता है जो हमारे, जो एक एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होता है कि वो फंक्शन करे, वो मेटाबॉलिज्म या और फंक्शन करे, कि क्या करे, इनिशिएट करे एक प्रोसेस को। एक्टिवेशन एनर्जी उसको कहते हैं। क्या करे, एक्टिवेट करे एक प्रोसेस को, एक मैकेनिज्म को प्रोसेस करे, और ये एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होता है। जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है एंजाइम के लिए। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम फिर काम नहीं करता, एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता प्रोसेस के लिए, तो हमारा बॉडी फंक्शन नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो होमोस्टैसिस, ये अब हमको चाहिए कि बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करे। तो जब एक बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर जो है वो बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रिसेप्टर जो है वो जो स्टिमुलस है बॉडी टेम्परेचर का डिक्रीज होना, उनको डिटेक्ट करता है और ब्रेन के तरफ सेंड मैसेज, ब्रेन के तरफ मैसेज को सेंड करता है, जो हाइपोथैलेमस पोर्शन है उनको बॉडी में, ब्रेन में। जब
जब सेंड हो जाए मैसेज तो फिर हाइपोथैलेमस इंटीग्रेट करता है, मशवरा करता है और फैसला करता है कि क्या होना चाहिए। तो वो इफेक्टर को फिर मैसेज भेजता है कि इन चेंज के खिलाफ आप कार्रवाई करें। जब कार्रवाई हो जाए, कार्रवाई के बिना पर क्या क्या होता है, कार्रवाई के बिना पर एक तो होता है वाजो कंट्रैक्शन, एक होता है शिवरिंग, एक होता है पॉलिरेक्शन। ये याद रखिए कैम्यू की स्लाइड में सिर्फ वाजो कंस्ट्रक्शन डिपेंड हुआ है और फिर जो है रूल ऑफ होमोस्टासिस में शिवरिंग और पॉलिरेक्शन भी इसमें नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। शिवरिंग इधर भी कंप्लीट हो जाएगा, आवाज और डायरेक्शन कंट्रक्शन भी कंप्लीट होगा। जो जो रूल ऑफ होमोस्टासिस है वो टॉपिक है, वो हम इसमें जो है कवर करेंगे। तो फिर क्या होता है, बॉडी ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो जो वेसल है उनको मैसेज भेजता है कि क्या करे, वाजो कंट्रक्शन करे। जब वाजो कंट्रक्शन होता है, जो वाजो कंट्रक्शन का मीन वेसल का डायमीटर कम होना। जब वेसल का डायमीटर कम हो जाता है तो वेसल में जो ब्लड है वो कम आ जाता है। जब और जो ब्लड है वो कहा जाता है, तो ब्लड है जो हमारे वेजरल ऑर्गन है एब्डोमेन में, हार्ट है और जो स्टमक मतलब स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, ब्लड उनको जाता है। जब उनको जाता है तो अंदर से तो फिर वापोरेशन नहीं होता, बॉडी हीट लॉस नहीं होता, तो हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो हीट लॉस से बच जाता है। जब हीट लॉस से बच जाता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब ब्लड, उससे बॉडी का जो हीट है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, दूसरा मैकेनिज्म शिवरिंग होता है। अब शिवरिंग क्या चीज है, इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब जो इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आप मसल को कहते हैं। जब इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाए बॉडी के मसल का, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो फिर एनर्जी किससे आते हैं, एनर्जी रिस्पायरेशन से आते हैं। तो मसल में रिस्पायरेशन होता है और रिस्पायरेशन से क्या होता है, रिस्पायरेशन से मैंने आपको पहले भी बताया कि 60% हीट प्रोड्यूस हो जाता है और 40% एनर्जी प्रोड्यूस होता है। किसके लिए, कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करे। जो 60% हीट है वो क्या करता है, वो बॉडी में बिल्ड हो जाता है और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। जब 60% बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ये आप याद रखें, जो वो क्या होता है, वो बॉडी में बिल्ड होता है, जमा होता है और वो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर लेता है। तो ये दो, एक वाजो कंट्रैक्शन है हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर है उनकी इंक्रीज हुआ, जो दूसरा है वो शिवरिंग के, जो शिवरिंग से क्या हुआ, शिवरिंग से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जो तीसरा नंबर है वो है पिलोरेक्शन। अब पिलोरेक्शन क्या है, पिलोरेक्शन एक मैकेनिज्म है। पिलोरेक्शन को हम दूसरा नाम देते हैं जो गूज बम्स है, गूज बम्स एंड चिकन स्किन। पॉलिरेक्शन एक मैकेनिज्म है जिसमें हमारे जो बॉडी में जो हेयर्स होते हैं वो कड़े हो जाते हैं। जब हेयर कड़े हो जाते हैं तो हेयर एक इंसुलेटिंग लेयर प्रोड्यूस करता है। इसलिए याद रखो, ये हुआ हमारे लिए हेयर और ये हमारी हुआ स्किन और ये है हेयर्स, ये ऐसे पड़े होते हैं बॉडी में। लेकिन जब पॉलिरेक्शन, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, पॉलिरेक्शन होता है। पॉलिरेक्शन में हमारी बॉडी का जो हेयर है वो ऐसी तरह खड़े हो जाते हैं और एक इंसुलेटिंग लेयर प्रोड्यूस करता है, इंसुलेटिंग लेयर प्रोड्यूस करता है जिससे इधर का जो टेम्परेचर है इसके थ्रू पास नहीं होता। तो इधर जो हीट है वो बिल्ड हो जाता है बॉडी में और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा जो है, एक तो इसने इंसुलेटिंग लेयर प्रोड्यूस किया, दूसरा इसने क्या किया, दूसरा इधर जो हेयर के लिए मसल होता है वो मसल कंट्रैक्ट हो जाता है और जब कंट्रैक्शन हो जाए तो कंट्रैक्शन के लिए फिर से एनर्जी रिक्वायर्ड होता है और जब एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तो एनर्जी के लिए मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म के थ्रू 60% हीट प्रोड्यूस होता है। तो फिर क्या हुआ, फिर पिलोरेक्शन में हीट फिर प्रोड्यूस हुआ और हीट की वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिर से इंक्रीज हुआ। तो इधर क्या हुआ, आप देख सकते हो इधर क्या हुआ, इधर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ लेकिन हमारी बॉडी होमोस्टासिस नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म है उनको इंक्रीज किया। उन बॉडी एक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ने क्या किया, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज किया
अप टू 37 सेंटीग्रेड। अब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है डिफरेंट आर्गन का आप नोट लाइए और ये लिख ले, जो हमारा ओरल है उसका जो टेम्परेचर है वो 37 है नॉर्मल। जो रेक्टल है हम जिसको एनएस कहते हैं, लास्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, उसका भी है 37.6 है उसका। जो एक्सिलरी रीजन है, एक्सिला में जो रीजन होते हैं जिनको हम थ्रक कहते हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो 36.7 है। तो ये आप याद रखें एमसीक्यूज के लिहाज से। और जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है वो फीवर लाता है, वो फीवर का कंडीशन पर होता है। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम आते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसा होता है। तो इसमें आपने ये याद रखना चाहिए कि नेगेटिव फीडबैक में एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है, तो उन क्वांटिटी को डिक्रीज करने के लिए हमारा जो नेगेटिव फीडबैक लूप एक्टिवेट हो जाता है और वो डिक्रीज कर लेता है। एक बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उनको डिक्रीज किया, मतलब एक बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उनको अपोज करता है। इधर क्या हुआ, इधर डिक्रीज हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने इंक्रीज कर लिया नेगेटिव फीडबैक में। इधर इंक्रीज हुआ लेकिन बॉडी जो है नेगेटिव फीडबैक ने उनको डिक्रीज किया, अपोजिट डायरेक्शन में लाया। और पॉजिटिव फीडबैक में हम भी बताएंगे उधर क्या होता है। अब जो दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, हम उनको इस तरफ आते हैं कि दूसरा नंबर एग्जाम्पल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का क्या है। वो है जो केम्यू की स्लाइड में है, वो है कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन है एस्ट्रोजन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। प्रोडक्शन किससे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो अब क्या है, कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन कैसे होता है? तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखो कि एस्ट्रोजन का कंट्रोल करना ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम है। तो मैकेनिज्म की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट। एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किस पर वर्क है? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये किससे प्रोड्यूस होता है? ये जो एस्ट्रोजन है ये फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है। ये मैं गलत हुआ इधर। ये एस्ट्रोजन जो है ये फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है। जो ओवरियन फॉलिकल है, जो ओवम है, ओवम का जो पहला स्टेज है उसको हम ओवरियन फॉलिकल कहते हैं। जो हम रिप्रोडक्शन में क्लियर बताएंगे आपको कि ओवरियन फॉलिकल क्या है, लेकिन आप इस लिहाज से ये याद रखो कि ये ओवरी का जो पहला स्टेज होता है ओवरियन फॉलिकल, जब ओवम नहीं है, वो मैच्योर ना हो जाए, जिसको हम अंडे एक्स कहते हैं, उसका पहला स्टेज है फॉलिकल। ये एस्ट्रोजन फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है और FSH ये पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो FSH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या करता है? FSH स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरियन फॉलिकल। जो ओवरियन फॉलिकल है उससे क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है कि क्या करे, एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करे। किससे? ओवरियन फॉलिकल से। और ये FSH क्या करता है? ये ओवरियन फॉलिकल को जो हम कहते हैं पकते हैं, ओवरियन फॉलिकल पकाते हैं। ओवरियन फॉलिकल जो है उनको पकाते हैं, उसका एक काम ये है। और दूसरा जो काम है वो है क्या करे, जो ओवरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करे। एक काम इसका ये है FSH का। जब FSH प्रोड्यूस हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड से तो क्या करता है? एस्ट्रोजन को ओवरियन फॉलिकल से प्रोड्यूस कर लेता है। जब when estrogen increase up to some level in a body, जब ओवरियन फॉलिकल एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर लेता है, when estrogen increase, जब एस्ट्रोजन ये स्टिमुलेट होता है और जो है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन होता है, तो फिर क्या होता है? जो हम एस्ट्रोजन है हमारी बॉडी में वो बिल्ड हो जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है अप टू सम लेवल। जब हद से गुजर जाते हैं जो एस्ट्रोजन, तो फिर वो जो हद से गुजरे हुए एस्ट्रोजन है वो क्या करता है? एस्ट्रोजन एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ FSH। तो फिर क्या होता है? एस्ट्रोजन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड
पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्शन करता है कि क्या करे कि एफएसएच का जो प्रोडक्शन है, ये एफएसएच का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करे। जब एफएसएच का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ जो है, तो फिर क्या होगा, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, एफएसएच एस्ट्रोजन ने क्या किया, एफएसएच का जो प्रोडक्शन है उनको डिक्रीज किया। तो अब हम आते हैं कि नेगेटिव फीडबैक है वो कैसे हुआ इस प्रोसेस में। आप ध्यान दें, इसमें जब एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, एक डायरेक्शन पर एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है जो है एस्ट्रोजन का इंक्रीज होना, तो फिर एफएसएच का डिक्रीज होना। एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, एफएसएच डिक्रीज होता है। एक बॉडी मैकेनिज्म एक तरफ जाते हैं तो होमोस्टासिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, उनका अपोजिशन करता है। तो उन एफएसएच जब डिक्रीज, एफएसएच बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा होने से एस्ट्रोजन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो एफएसएच को डिक्रीज करता है। एस्ट्रोजन का इंक्रीज होना मतलब एफएसएच का डिक्रीज होना। तो ये हुआ हमारा जो नेगेटिव फीडबैक है, ये हमारा नेगेटिव फीडबैक हुआ कि एस्ट्रोजन का इंक्रीज होना, एफएसएच का डिक्रीज होना। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये हुआ। और जो टेम्परेचर है, ये दोनों मैकेनिज्म आप याद रखिए, एमसीक्यूज के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यूज ये हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस है जो टेम्परेचर को, ये याद रखो, जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, जो टेम्परेचर के लिए रिक्वायर्ड है। और ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। और जो एस्ट्रोजन का कंट्रोल ये भी किससे होता है, ये भी हमारा जो नेगेटिव फीडबैक है उससे होता है। ये दो एग्जांपल थे, मैंने आपको कंसेप्चुअल बताई। अब हम आते हैं जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक है इसके तरफ। एफएसएच जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक बॉडी का जो प्रोसेस होता है उनको अपोज कर लेता है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एज अ मैकेनिज्म दैट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सेम डायरेक्शन। ये याद रखिए कि ये सेम डायरेक्शन। तो जब ये अपोज नहीं करता, एक बॉडी में जो प्रोसेस होता है उनको अपोज नहीं करता। जो चेंज होता है हमारी बॉडी में, जब चेंजिंग आ जाता है हमारी बॉडी में तो उनको अपोज नहीं करता। एम्पलीफाई चेंज इन अ बॉडी, ये उन चेंज को बहुत ज़्यादा करता है, उनको उन डायरेक्शन पे ले जाता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक प्रोसेस को नेगेटिव की तरफ ले जाता था, लेकिन इधर पॉजिटिव की तरफ ले जाता है, उनको बहुत एम्पलीफाई करता है, उनको तेज करता है इन प्रोसेस को। सिंपली जब एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो प्रोसेस को एम्पलीफाई करता है, उस प्रोसेस को और तेज कर लेता है। और नेगेटिव फीडबैक उनको रोकता है और ये और तेज कर लेता है। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। जो कि एमयू की स्लाइड में जो एग्जांपल दिए हुए है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बहुत ज़्यादा आसानी से ये बताऊंगा कि इधर क्या क्या होता है। और याद रखें जो रूल ऑफ होमोस्टासिस है इसमें शेयरिंग आता है, वाजो डायलेशन, वाजो कंट्रैक्शन, पॉलिरेक्शन भी मैंने आपको बताया। तो ये हमारा जो उनका टॉपिक है वो क्या हुआ, और इसमें वो ये हुआ है कि जो एंजाइम है वो एंजाइम का जो प्राइस है मैंने भी वो आपको बताया कि एंजाइम जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जो एंजाइम क्या हो जाता है, एंजाइम डीनेचर होता है। मैंने आपको वो बताया। तो रूल ऑफ होमोस्टासिस आप देख लो एक दफ़ा, इंशाल्लाह कोई मसला इसमें नहीं होगा। अगर आप लोगों ने ये वाला लेक्चर सुना तो रूल ऑफ होमोस्टासिस भी इससे क्लियर हो गया। तो फिर हम आते हैं जो एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, केमियो की स्लाइड में उनको हम पढ़ लेते हैं। लेकिन याद रखो जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। ब्लड क्लॉटिंग एक एग्जाम्पल ब्लड क्लॉटिंग का, और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो हम पढ़ेंगे जो है बेबी बर्थ का, कि बेबी बर्थ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। तो ये दो एमसीक्यूज आप याद रखो कि एक क्या हो गया, एक जो ब्लड क्लॉटिंग है और एक जो हमारा जो बेबी का प्रोडक्शन है, सॉरी बेबी का जो बर्थ है वो भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। तो पहला हम आते हैं कि बेबी का प्रोडक्शन किस मरहले से स्टार्ट होता है, किस तरह से स्टार्ट होता है। जब बेबी का बर्थ होने लगे हो तो फिर पहला क्या होता है, हेड ऑफ बेबी पुश अगेंस्ट सर्विक्स। अब सर्विक्स क्या चीज़ है,
सर्विक्स ये हुआ यूटरस। जो सर्विक्स एक ओपनिंग होता है, एक ओपनिंग होता है, आखिरी पॉइंट होता है किस चीज़ का? यूटरस का। जो फीमेल का बच्चेदान है उसका आखिरी पॉइंट क्या है? वो सर्विक्स है, जिसमें रिसेप्टर लगी हुई है, जिसमें रिसेप्टर लगी हुई है। याद रखो सर्विक्स में रिसेप्टर होते हैं। तो क्या होता है? हेड अ बेबी पुश अगेंस्ट सर्विस। जो हेड अ बेबी है वो क्या करता है? वो सर्विक्स को पुश कर लेता है, और उसमें क्या है? सर्विक्स में रिसेप्टर है। तो क्या हो गया? सर्विक्स के इंटेक में आ गया हेड। जो रिसेप्टर है सर्विक्स में, उन्होंने हेड को रिसीव किया, इनको रिसीव किया। तो क्या हुआ? और एक बात याद रखो, जो हेड है उनमें है हेयर्स। असल की हेयर्स क्या करता है? हेयर्स क्या करता है? हेयर्स रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। जो हेयर्स नहीं है बेबी का, इनपेंट्स का, हम बेबी को क्या कहते हैं? जो पैदा नहीं हुए उनको हम कहते हैं, उनको हम इनपेंट्स कहते हैं। इनपेंट्स the hairs of infants are called longo। longo क्या चीज़ है? ये hairs है। infant में जो hairs होते हैं, जो सर में जो hairs होते हैं infant के, उनको हम कहते हैं, उनको हम longo कहते हैं। तो लोंगो क्या करता है? वो सर्विक्स के इंटेक में आ जाता है, और सर्विक्स जो रिसेप्टर है उनका क्या करता है? उनको जो रिसेप्टर है उनको स्टिमुलेट कर लेता है। जब स्टिमुलेट हो जाता है तो वो सर्विक्स में जो रिसेप्टर है वो क्या करते हैं? वो मैसेज भेजता है ब्रेन को। मैसेज ट्रांसफर टू ब्रेन फ्रॉम सर्विक्स। सर्विक्स से क्या हुआ? ब्रेन को मैसेज गया। जब ब्रेन को मैसेज गया तो ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इधर क्या हुआ? इधर सिक्रीशन है, ये सिक्रीशन है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हुआ? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो क्या करता है? जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ज़्यादा कर लेता है। तो ये क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हुआ। इधर क्या हुआ? सिंपली हेड नहीं है, हेड और लोंगो जो है हेयर्स है, उन्होंने सर्विक्स का जो रिसेप्टर है उनको स्टिमुलेट किया। रिसेप्टर ने क्या मैसेज भेज दिया ब्रेन को। ब्रेन ने क्या पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो इफेक्टर है, इफेक्टर को स्टिमुलेट किया। इफेक्टर के क्या करना चाहिए? उसको ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हुआ। जब प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हो जाए तो फिर क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन से ऑक्सीटोसिन कैरी इन ब्लड स्ट्रीम टू यूटरस। वो किधर पहुंच गया? ऑक्सीटोसिन ब्लड के थ्रू यूटरस को चला गया। जब यूटरस को चला गया, आप ये याद रखें कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम की रेगुलेट नहीं होता, वो ब्लड के थ्रू जाते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम के लिए खासतौर डक्ट्स होता है, जो नाली होता है ऑक्सीटोसिन का, जो हार्मोन्स के लिए। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में ब्लड के थ्रू हार्मोन प्रोड्यूस होता है। एक्सोटेशन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में भी हेल्प देता है, और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी हेल्प देता है। तो पहले क्या हुआ? यूट्रस में गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड पुश बेबी टुवर्ड सर्विक्स। तो इधर क्या हुआ? ऑक्सीटोसिन ने क्या किया? स्टिमुलेट किया यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है तो बेबी टुवर्ड आउटवर्ड हो जाता है। आउट हो जाता है किस चीज़ से? यूटरस से आउट जाता है, तो बेबी का प्रोडक्शन होता है। तो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इधर कैसा हुआ। मैंने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो आपको बताया, अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इधर कैसा हुआ। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने ये बताया कि ये एक जो मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है बॉडी में, उनको एम्पलीफाई करता है, उनको तेज कर लेता है। तो जब हेड ऑफ बेबी ज़्यादा पुश कर लेता है सर्विस को, तो क्या होता है? जो मैसेज है, जो रिसेप्टर है, वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, और वो मैसेज ब्रेन को, जो रिसेप्टर है वो मैसेज बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं ब्रेन को। जब बहुत ज़्यादा होते हैं, जो ऑक्सीटोसिन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ज़्यादा करे। यूट्राइन जो कंट्रैक्शन, जब ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो जाता है तो कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन, जो यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ये भी ज़्यादा हो जाता है। जो ज़्यादा रिलैक्सेशन, तो इधर बेबी का पुश होना ज़्यादा, तो ऑक्सीटोसिन का
प्रोडक्शन ज़्यादा, तो ये हुआ पॉजिटिव फीडबैक। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ज़्यादा हो गया, हेडी का जो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो गया, ऑक्सीटोसिन की ज़्यादा होने से कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ज़्यादा हुआ। ऑक्सीटोसिन कितना भी प्रोड्यूस होता है तो उतना भी यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये हार्मफुल है। आप याद रखिए जब ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता है, और फिर जो सर्विक्स है ये भी डैमेज हो जाता है, इनमें इन्फेक्शन भी आ जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे लिए बाज़ दौर पर हार्मफुल हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमारा जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। मतलब इधर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो वो ज़्यादा कंट्रैक्शन करेगा, और ज़्यादा कंट्रैक्शन की वजह से जो यूट्रस का जो वाल है वो रप्चर हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो ये हमारा हुआ होमोस्टासिस। सेकंड नंबर चैप्टर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हम तीसरे नंबर चैप्टर को भी इसी तरह अपलोड करेंगे। अपने ख़ास दवाओं में याद रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।